नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इस आर्टिकल के बारे में और दल बदल विरोधी कानून जो है इससे संबंधित 2013 में एक प्रश्न आया था यूपीएससी में, उसका डिस्कशन करेंगे। और एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक में जो एक अध्याय है दल बदल कानून, उसका भी अध्ययन करेंगे। तो पहले आर्टिकल का अध्ययन करते हैं। दल बदल विरोधी कानून में अब बदलाव ज़रूरी है। तो बीते हफ्ते गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री चर्चिल अलेमाओ ने अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, पूरा संदर्भ पहले समझ लें कि बीते हफ्ते गोवा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री चर्चिल अलेमाओ ने अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकापा के बड़े नेता प्रफुल्ल पटेल से मुलाकात की। ठीक बात है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और अब माना जा रहा है कि वह फिर से राकापा में शामिल होने के लिए बातचीत कर रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि इन्हीं कारणों से भारत के दल बदल निरोधक कानून में संशोधन की ज़रूरत आ गई है। तो एक हैं भूतपूर्व मुख्यमंत्री चर्चिल अलेमाओ, ठीक है। इन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता प्रफुल्ल पटेल से मुलाकात की और तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, टीएमसी पार्टी से, और अब माना जा रहा है कि वह फिर से राकापा में शामिल होना चाहते हैं। कई लोगों का मानना है कि इन्हीं कारणों से भारत के दल बदल निरोधक कानून में संशोधन की ज़रूरत आ गई है कि एक पार्टी को छोड़ देने के बाद दूसरी पार्टी में न जाने दिया जाए, इसमें संशोधन करना चाहिए कानून में। अच्छा, यह कहना कमतर होगा कि अलेमाओ एक ढुलमुल राजनेता हैं। वह पहली बार साल 1989 में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा के सदस्य यानी विधायक चुने गए थे। 3 महीने बाद ही, शायद इसलिए कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था, अलेमाओ ने बगावत कर दी और प्रताप सिंह राणे की सरकार को गिरा दिया। भले ही वह 18 दिन के लिए बने, लेकिन प्रगतिशील लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार के नेतृत्व में वह गोवा के पहले ईसाई मुख्यमंत्री बने। चर्चिल अलेमाओ सन 1996 में अलेमाओ यूनाइटेड गोवा डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट पर दक्षिणी गोवा से जीत हासिल कर लोकसभा पहुंचे। फिर 1999 में कांग्रेस में लौट आए और अपनी विधानसभा सीट पर जीत हासिल की। वह साल 2002 के विधानसभा चुनाव में हार गए, मगर साल 2004 में कांग्रेस के सांसद बन गए। उन्होंने फिर कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और साल 2007 के गोवा विधानसभा चुनाव में सेव गोवा फ्रंट पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे। बाद में कांग्रेस ने उन्हें प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल किया और उनको मंत्री बनाया। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अपनी बेटी के लिए टिकट मांगा। नहीं मिलने पर उन्होंने फिर से पार्टी छोड़ दी और कुछ ही दिनों में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में शामिल हो गए और उसके टिकट पर चुनाव लड़ा। भाजपा के प्रत्याशी से वह चुनाव हार गए और फिर उन्होंने टीएमसी से भी इस्तीफा दे दिया। साल 2016 में उन्होंने राकापा का दामन थामकर बैनोलिम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और गोवा विधानसभा में राकापा के इकलौते विधायक बने। साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने राकापा का तृणमूल कांग्रेस में विलय कर दिया और विधानसभा में तृणमूल के इकलौते विधायक बन गए। इकलौते राकापा विधायक होने की वजह से उन पर दल बदल निरोधक कानून लागू नहीं हुआ। कई लोग कहते हैं कि अलेमाओ राजनीति की आया राम गया राम ब्रांड का प्रमुख उदाहरण है, जो 1960 और 1970 के दशक में आम बात थी। इसके परिणाम स्वरूप संविधान में संशोधन किया गया और दल बदल निरोधक कानून 10वीं अनुसूची लागू हुआ। फिर भी इससे दल बदल को सत्ता के एक महत्वपूर्ण तरीके के रूप में रोका नहीं जा सका। उदाहरण के लिए
साल 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या में बहुमत नहीं मिला। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च में लेजिस्लेटिव और सिविक एंगेजमेंट इनिशिएटिव के प्रमुख चक्षु राय कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के BS येदियुरप्पा 3 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने और बहुमत साबित नहीं कर पाने के कारण अंततः उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद जनता दल के HD कुमारस्वामी कांग्रेस के समर्थन से 13 महीने तक प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर काबिज रहे। दल बदल और इस्तीफों के कारण उनकी सरकार विधानसभा में विश्वास मत हार गई, जिसके बाद उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा। नतीजतन येदियुरप्पा फिर से सत्ता में लौटे और 2 साल तक प्रदेश की कमान संभाली। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भी साल 2018 के अंत में विधानसभा चुनाव हुए थे। इसके बाद कांग्रेस नेता कमलनाथ ने अन्य दलों और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई, लेकिन 13 महीनों के भीतर ही कांग्रेस विधायकों के इस्तीफों के बाद उनकी सरकार भी गिर गई। चूँकि दल बदल की सबसे अधिक मार कांग्रेस पार्टी पर ही पड़ी है, इसलिए इस साल फरवरी में अपने रायपुर अधिवेशन में पार्टी ने घोषणा की कि सत्ता में लौटने पर वह दल बदल निरोधक कानून को बदलने के लिए संविधान में संशोधन करेगी। साल 2014 के बाद से भाजपा ने बड़े पैमाने पर दल बदल कराया है। आरोप है कि भाजपा ने दूसरी पार्टी के विधायकों को खरीदा है और जनता द्वारा चुनी गई सरकारों को एक के बाद एक गिरा दिया है, ऐसा आरोप है। कांग्रेस ऐसी प्रथाओं को खत्म करने के लिए संविधान में संशोधन की बात तो कर रही है, मगर क्या संशोधन करेगी, इस बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह रही है। लोकसभा के पूर्व महासचिव PDT आचार्य का कहना है कि कानून के कई पहलुओं की समीक्षा की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए विलय का मुद्दा, जिसका आजकल काफ़ी दुरुपयोग किया जा रहा है। आचार्य ने कहा कि 10वीं अनुसूची के पैराग्राफ 4 के तहत यदि विधायिका का कोई सदस्य आचार्य ने कहा कि 10वीं अनुसूची के पैराग्राफ 4 के तहत यदि विधायिका का कोई सदस्य दावा करता है कि उसकी मूल राजनीतिक पार्टी का किसी अन्य पार्टी में विलय हो गया है और वह और अन्य लोग जो पार्टी की कुल ताकत का 2/3 हिस्सा हैं उस पार्टी के सदस्य बन गए हैं, तो वे सदस्यता के अयोग्य होने से बच जाएंगे। लेकिन 2/3 विधायकों और मूल राजनीतिक दल दोनों को विलय के लिए सहमत होना होगा। हालांकि इस प्रावधान की व्याख्या करने वाले हालिया अदालती फैसलों ने भ्रम को और बढ़ा दिया है। उदाहरण के लिए गोवा विधानसभा के कांग्रेस सदस्यों के भाजपा में शामिल होने पर बम्बई उच्च न्यायालय ने गोवा पीठ के फरवरी 2022 के आदेश में कहा गया कि यदि 2/3 विधायक किसी अन्य पार्टी में विलय करते हैं तो यह कानून के तहत विलय है और इसमें मूल राजनीतिक पार्टी के विलय की आवश्यकता नहीं होगी। इस आदेश ने दल बदल के लिए द्वार खुले छोड़ दिए हैं। लेकिन क्या भारत में दल बदल विरोधी कानून केवल लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों को गिराने से रोकने के लिए ही मौजूद होना चाहिए? राय का कहना है कि कानून की प्रयोज्यता सरकारों को स्थिरता प्रदान करने के लिहाज से कम है और असंतुष्ट विधायकों से निपटने में पार्टी नेतृत्व के हाथों को मजबूत करने के बारे में अधिक है। उनका तर्क है कि मौजूदा कानून के मुताबिक अगर विधायक स्वेच्छा से किसी पार्टी की सदस्यता छोड़ देते हैं तो उन पर उससे अलग होने का आरोप लगाया जा सकता है। राय का कहना है कि इससे राजनीतिक दलों को अपने सांसदों और विधायकों को विधायिका से अयोग्य घोषित करने की धमकी देकर आंतरिक असंतोष को खत्म करने की अपार शक्ति मिलती है। चक्षु राय कहते हैं कि यह पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र पर एक गंभीर बंधन है। बेशक जब उलेमाओं की अगुवाई वाली जैसी
एक विधायक वाली पार्टियों की बात आती है तो यह कानून लागू नहीं होता है। हालांकि इससे अस्थिरता कम नहीं बल्कि अधिक हो सकती है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, दल बदल निरोधक कानून की गहन जांच की ज़रूरत है। अब 2013 में आए एक प्रश्न का अध्ययन करेंगे। प्रश्न है, कुछ वर्षों से सांसदों की व्यक्तिगत भूमिका में कमी आई है, जिसके फलस्वरूप नीतिगत मामलों में स्वस्थ रचनात्मक बहस प्रायः देखने को नहीं मिलती। कुछ वर्षों से सांसदों की व्यक्तिगत भूमिका में कमी आई है, जिसके फलस्वरूप नीतिगत मामलों में स्वस्थ रचनात्मक बहस प्रायः देखने को नहीं मिलते। कुछ वर्षों से सांसदों की व्यक्तिगत भूमिका में कमी आई है, जिसके फलस्वरूप नीतिगत मामलों में स्वस्थ रचनात्मक बहस प्रायः देखने को नहीं मिलती। दल परिवर्तन विरोधी कानून जो भिन्न उद्देश्य से बनाया गया था को कहाँ तक इसके लिए उत्तरदायी माना जा सकता है। इंग्लिश में, द रोल ऑफ इंडिविजुअल एमपीज हैज़ diminished over the years and as a result healthy constructive debates on policy issues are not usually witnessed. How far can this be attributed to the anti-defection law which was legislated but with a different intention? उत्तर है, दल बदल विरोधी कानून को 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 1985 में पारित किया गया था। दल बदल विरोधी कानून को 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 1985 में पारित किया गया था। इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया। इस कानून के तहत किसी सदस्य द्वारा स्वेच्छा से दल त्याग करने इस कानून के तहत किसी सदस्य द्वारा स्वेच्छा से दल त्याग करने या पार्टी व्हिप की अवहेलना करने की स्थिति में उसकी सदस्यता को रद्द करने का प्रावधान है। ये हो गया। तो किसी सदस्य द्वारा स्वेच्छा से दल त्याग करने या पार्टी व्हिप की अवहेलना करने की स्थिति में उसकी सदस्यता को रद्द करने का प्रावधान है। इस कानून को लागू करने के सभी अधिकार सदन के अध्यक्ष या सभापति को दिए गए हैं। इस कानून का मुख्य उद्देश्य अवसरवादिता को रोकना क्या है? अवसरवादिता को रोकना एवं राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देना था। परंतु यह कानून जनप्रतिनिधियों को किसी मुद्दे पर असहमति एवं व्यक्तिगत मत की स्वतंत्रता से वंचित करता हुआ भी प्रतीत होता है। यह सांसदों को एक विचार एक मत को मानने पर भी विवश करता है। ये स्थितियां मूलतः लोकतंत्र के आदर्शों से विचलन को प्रदर्शित करती है, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि आज जनप्रतिनिधियों को अपना स्वतंत्र विचार बहुत से बंधनों के अधीन होकर देना पड़ता है, जिससे उनकी मौलिकता व सार्थकता समाप्त हो जाती है। पार्टी की विचारधारा एवं मुद्दों को तर्कसंगत बनाने के लिए वे किसी भी कुतर्क की सहायता ले लेते हैं। ऐसे में ये जनप्रतिनिधि चाहे संसद में हो या अन्य किसी सार्वजनिक मंच पर, इन्हें व्यक्तिगत विचारों एवं स्वतंत्रता की तिलांजलि देनी ही पड़ती है। ऐसे में जनप्रतिनिधि चाहे संसद में हो या अन्य किसी सार्वजनिक मंच पर, उन्हें व्यक्तिगत विचारों एवं स्वतंत्रता की तिलांजलि देनी ही पड़ती है, क्योंकि पार्टी की विचारधारा से अलग बोलने या नीतियों के युक्तिपूर्ण होने पर, प्रश्न चिन्ह खड़ा करने पर इन्हें अपनी सदस्यता खोने का डर बना रहता है। इस संपूर्ण परिघटना में ये प्रतिनिधि अक्सर अपने नेतृत्व का गुणगान करते हैं, चाहे यह नेतृत्व कितने ही निम्न दर्जे का हो। हालांकि दल बदल कानून के अतिरिक्त अनेक ऐसे कारण हैं जिसके परिणाम स्वरूप सांसदों की व्यक्तिगत भूमिका में कमी आई है, जैसे राजनीति का अपराधीकरण, चुनावों के दौरान धन बल का प्रयोग, जातिवादी तथा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण आदि। इन सब के कारण आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग संसद में लगातार पहुंच रहे हैं, जो वैचारिक रूप से अपरिपक्व होने के कारण नीतिगत मसलों में रचनात्मक बहस करने में सक्षम नहीं होते। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इस कानून ने सांसदों की व्यक्तिगत भूमिका पर कुछ प्रभाव अवश्य ही डाला है,
परंतु भारत की राजनीतिक प्रणाली में दलों की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नीतिगत मामलों में बहस अक्सर दलीय विचारधाराओं एवं क्षेत्रीय मुद्दों द्वारा प्रभावित होती है, न कि व्यक्तिगत विचारों से। इसलिए दल बदल विरोधी कानून का प्रभाव आंशिक रूप से ही दिखाई देता है। अब अध्ययन करते हैं एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक से। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा सांसदों तथा विधायकों द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में दल बदल के आधार पर निरर्हता के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा सांसदों तथा विधायकों द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में दल बदल के आधार पर निरर्हता के बारे में प्रावधान किया गया है। इस हेतु संविधान के 4 अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया है तथा संविधान में एक नई अनुसूची 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। इस अधिनियम को सामान्यतया दल बदल कानून कहा जाता है। बाद में 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 10वीं अनुसूची के उपबंधों में एक परिवर्तन किया गया। इसने एक उपबंधों को समाप्त कर दिया, अर्थात अब विभाजन के मामले में दल बदल के आधार पर अयोग्यता नहीं मानी जाएगी। अधिनियम के उपबंध हैं। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर सांसदों तथा विधायकों की निरर्हता से संबंधित उपबंधों का वर्णन निम्नानुसार है। पहला, निरर्हता। राजनीतिक दलों के सदस्य किसी सदन का सदस्य जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, उस सदन की सदस्यता के निरर्हक माना जाएगा। किसी सदन का सदस्य जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, अगर उस सदन की सदस्यता के निरर्हक माना जाएगा यदि वह स्वेच्छा से ऐसे राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है। ठीक है। दूसरा, यदि वह उस सदन में अपने राजनीतिक दल के निर्देशों के विपरीत मत देता है या मतदान में अनुपस्थित रहता है तथा राजनीतिक दल से उसने 15 दिनों के भीतर क्षमादान न पाया हो। उपरोक्त उपबंधों से स्पष्ट है कि कोई सदस्य जो किसी दल के टिकट पर चुना गया हो, उसे उस दल का सदस्य बने रहना चाहिए तथा दल के निर्देशों का पालन करना चाहिए। तो ये पहला, निरर्हता के मुद्दे पर अगर कोई पार्टी का मेंबर है तो अगर वह पार्टी के खिलाफ मतदान करता है या अनुपस्थित हो जाता है या वो उसकी पार्टी को छोड़ करके किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन कर लेता है और पार्टी के द्वारा ऐसा किए जाने पर 15 दिनों के भीतर क्षमादान नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में वह निरर्हक घोषित कर दिया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति निर्दलीय सदस्य है तो कोई निर्दलीय सदस्य, मतलब जो बिना किसी राजनीतिक दल का उम्मीदवार होते हुए चुनाव जीता हो, कोई निर्दलीय सदस्य किसी सदन की सदस्यता के निरर्हक हो जाएगा यदि वह उस चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता धारण कर लेता है। चुनाव के बाद अगर धारण कर ले तो। तीसरा कैटेगरी है नाम निर्देशित सदस्य। किसी सदन का नाम निर्देशित सदस्य उस सदन की सदस्यता के अयोग्य हो जाएगा यदि वह उस सदन में अपना स्थान ग्रहण करने के 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है। यानी उसके पहले ग्रहण कर ले तो चल जाएगा, परंतु 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है कोई नाम निर्देशित सदस्य, तो वह निरर्हक घोषित कर दिया जाएगा। अपवाद इसमें कुछ हैं। दल बदल तो 3 कैटेगरी, अगर कोई पार्टी का मेंबर है तो, अगर कोई निर्दलीय चुनाव जीता हो तो, और तीसरा नाम निर्देशित व्यक्ति। इनके निरर्हक के बिंदु क्या हो सकते हैं, आधार क्या हो सकते हैं, को 10वीं अनुसूची में बताया गया है। और ये 52वें संविधान संशोधन 1985 के थ्रू आया था। अपवाद 2 हैं। दल बदल के आधार पर उपरोक्त अयोग्यता निम्न 2 मामलों में लागू नहीं होती। पहला, यदि कोई सदस्य दल में टूट के कारण स्प्लिट हो गया, और यदि कोई सदस्य दल में टूट के कारण अपने दल से बाहर हो गया हो। दल में टूट तब मानी जाती है जब 1/3 सदस्य सदन में एक नए दल का गठन कर लेते हैं।
जैसे कांग्रेस पार्टी के अगर 1/3 सदस्य एक साथ पार्टी को छोड़ करके नया पार्टी गठित कर लिए, तो उसमें कोई अगर ज्वाइन कर लेता है तो उसको दल बदल निरोधक कानून जो है उसके ऊपर लागू नहीं होगा। या दूसरा, यदि कोई सदस्य पीठासीन अधिकारी चुने जाने पर अपने दल की सदस्यता से स्वैच्छिक रूप से बाहर चला जाता है अथवा अपने कार्यकाल के बाद अपने दल की सदस्यता फिर से ग्रहण कर लेता है, यह छूट पद की मर्यादा और निष्पक्षता के लिए दी गई है। तो पीठासीन अधिकारी जो है वो हालांकि मेंबर बना रह सकता है, परंतु यदि वो चाहे अगर कि पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दें ताकि हम निष्पक्ष दिखें, तो ऐसा कर सकता है। उसके लिए दल बदल निरोधक कानून लागू नहीं होगा और कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात पुनः वह दल को ज्वाइन कर सकता है। यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि 10वीं अनुसूची का प्रावधान जो विधायक दल के 1/3 सदस्यों द्वारा दल तोड़ने के कारण अयोग्यता से छूट से संबंधित है, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा हटा दिया गया है। अच्छा जी, 10वीं अनुसूची का प्रावधान जो विधायक दल के 1/3 विधायक दल के 1/3 सदस्यों द्वारा दल तोड़ने के कारण अयोग्यता से छूट से संबंधित है, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा हटा दिया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि दल छोड़ने वालों को टूट के आधार पर कोई संरक्षण नहीं मिलेगा। अच्छा जी, तीसरा, निर्धारण प्राधिकारी कौन निर्धारित करेगा कि दल बदल कानून लागू किए जाए या नहीं। दल बदल से उत्पन्न निरर्हता संबंधी प्रश्नों का निर्णय सदन का अध्यक्ष करता है। अधिनियम के अनुसार ऐसे मामले में निर्णय लेने के लिए उसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। ठीक है, अधिनियम के अनुसार ऐसे मामले में निर्णय लेने के लिए उसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। प्रारंभ में इस कानून के अनुसार अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता था तथा इस पर किसी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता था, किंतु किहोतो होलोहन मामले शुरुआत में क्या था, प्रारंभ में इस कानून के अनुसार अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता था तथा इस पर किसी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता था, किंतु किहोतो होलोहन मामले 1992 में उच्चतम न्यायालय ने यह उपबंध इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया कि यह उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने का प्रयत्न है। अपने निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जब अध्यक्ष 10वीं अनुसूची के आधार पर निरर्हता संबंधी किसी प्रश्न पर निर्णय देता है तब वह एक निरर्हता की तरह कार्य करता है। अतः किसी अन्य अधिकरण की तरह उसके निर्णय की भी दुष्भावना, प्रतिकूलता आदि के आधार पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, किंतु न्यायालय ने अध्यक्ष के न्याय निर्णय करने के अधिकार के विवाद को इस आधार पर खारिज कर दिया कि वह स्वयं में राजनीतिक रूप से किसी पक्ष की ओर झुका हुआ है। और नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, तो किसी सदन के अध्यक्ष को 10वीं अनुसूची के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए नियम विनियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। ऐसे नियम विनियम सदन के समक्ष 30 दिन के लिए रखना आवश्यक है। सदन इन नियमों को स्वीकृत कर सकता है, इनमें सुधार कर सकता है अथवा इन्हें अस्वीकृत कर सकता है। स्वीकृत, सुधार, अस्वीकृत तीनों कर सकता है। इसके अलावा वह निर्देशित कर सकता है कि किसी सदस्य द्वारा ऐसे नियमों का उल्लंघन ठीक उसी प्रकार माना जाएगा जिस प्रकार सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। इन नियमों के अनुसार अध्यक्ष दल बदल को संज्ञान में तभी लेता है जब सदन के किसी सदस्य द्वारा उसे शिकायत प्राप्त हो। अंतिम निर्णय लेने से पूर्व उसे उस सदस्य को जिसके विरुद्ध शिकायत की गई हो अपना पक्ष रखने के मौका देना अनिवार्य है। वह इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास जांच के लिए भेज सकता है
अतः दल बदल का कोई तत्काल और स्वयमेव प्रभाव नहीं होता। अधिनियम का मूल्यांकन करें। संविधान की 10वीं अनुसूची जो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है की रूपरेखा राजनीतिक दल बदल के दोषों तथा दुष्प्रभावों जो कि पद के प्रलोभन अथवा भौतिक पदार्थों के प्रलोभन अथवा इसी प्रकार के अन्य प्रलोभनों से प्रेरित होती है पर रोक लगाने के लिए की गई है। इसका उद्देश्य भारतीय संसदीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करना। भारतीय संसदीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करना तथा असैद्धांतिक और अनैतिक दल बदल पर रोक लगाना है। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसे सार्वजनिक जीवन में सुधारों की ओर पहला कदम बताया था। तत्कालीन केंद्रीय विधि मंत्री ने कहा था कि यदि भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता तथा स्थिरता का कोई प्रभाव हो सकता है तो 52वें संशोधन विधेयक का दोनों सदनों में एक मत से स्वीकृत होना ही वह प्रमाण है। लाभ निम्न को दल उद्धृत विरोधी कानून के लाभ के रूप में उद्धृत किया जा सकता है। यह कानून विधायकों के दल बदल की प्रवृत्ति पर रोक लगाकर राजनीतिक संस्था में उच्च स्थिरता प्रदान करती है। तो राजनीतिक संस्था में उच्च स्थिरता पहला लाभ। यह राजनीतिक दलों को दूसरे दलों में शामिल होने अथवा किसी विद्यमान दल में टूट जैसे लोकतांत्रिक तरीके से विधायिका द्वारा पुनर्समूहन की सुविधा प्रदान करता है। ये राजनीतिक पुनर्समूहन की सुविधा ये राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार को कम करता है तथा अनियमित निर्वाचनों पर अप्रगतिशील खर्च को कम करता है। इसने विद्यमान राजनीतिक दलों को एक संवैधानिक पहचान दी है। ठीक। आलोचना। यद्यपि दल विरोधी निरोधक कानून हमारे राजनीतिक जीवन की शुद्धता की तरफ पहला साहसिक कदम था तथा इसने देश के राजनीतिक जीवन में एक नए युग का सूत्रपात किया, फिर भी इसके कार्यकलापों में कमी रही और यह दल बदल को भी नहीं रोक पाया। इसके निम्न आधारों पर आलोचना की जा सकती है। यह असहमति तथा दल बदल के बीच अंतर को नहीं बता पाया। तो यह असहमति तथा दल बदल के बीच अंतर को नहीं बता पाया। इसने विधायिका को असहमति के अधिकार तथा सद्विवेक की स्वतंत्रता में अवरोध उत्पन्न किया। इसने विधायिका को असहमति के अधिकार तथा सद्विवेक की स्वतंत्रता में अवरोध उत्पन्न किया। अतः इसने दल के अनुशासन के नाम पर दल के स्वामित्व तथा अनुमति की कठोरता को आगे बढ़ाया। दूसरा, इसका व्यक्तिगत तथा वर्गों के दल बदल के मध्य विभेद अनुचित है। दूसरे शब्दों में इसने छिटपुट दल बदल पर रोक लगाई किंतु बड़े पैमाने पर होने वाले दल बदल को कानूनी रूप दिया। यह किसी विधायक द्वारा विधानमंडल के बाहर किए गए उसके कार्यकलापों हेतु उसके निष्कासन की व्यवस्था नहीं करता है। इसका निर्दलीय तथा नाम निर्देशित सदस्यों में भेदभाव अतार्किक ही है। निर्दलीय वाला है कि अगर वो चुनाव के बाद अगर पार्टी ज्वाइन करता है तो वो अयोग्य हो जाएगा, और नाम निर्देशित में है कि चुनाव के 6 माह बाद अगर ज्वाइन करता है तो अयोग्य हो जाएगा, उसके पहले कर ले तो अयोग्य नहीं होगा। तो ये अतार्किक है। यदि पहला किसी दल में शामिल होता है तो वह निरर्हक हो जाता है, जबकि दूसरे को इसकी अनुमति है। अध्यक्ष पर निर्णय करने की निर्भरता पर इसके 2 आधारों पर आलोचना की जा सकती है। प्रथम, संभवतः वह इस प्राधिकार का राजनीतिक बाध्यताओं के कारण उद्देश्यपूर्ण तथा अभेदभावपूर्ण रूप से प्रयोग न कर पाए। दूसरे, उसके पास ऐसे मामलों में न्याय निर्णयन हेतु विधिक ज्ञान और अनुभव की कमी होती है। वस्तुतः 2 लोकसभा अध्यक्षों रवि राय 1991 और शिवराज पाटिल 1993 ने दल बदल से संबंधित मामलों में न्याय निर्णयन की अपनी उपयुक्तता पर संदेह जाहिर किया है। अब 91वां संशोधन अधिनियम 2003। कारण,
संसद में इस संशोधन विधेयक को पेश करते समय भारत सरकार ने भारत के संविधान में इस संशोधन को करने के लिए निम्नलिखित कारण बताए। पहला, 10वीं अनुसूची में दल बदलने के विरुद्ध कानून को सख्त बनाने की मांग अनेक हलकों से होती रही है। इसका आधार यह है कि इस कानून के प्रावधान दल बदल रोकने में प्रभावी सिद्ध नहीं हुई है। 10वीं सूची की भी इस आधार पर आलोचना की गई है कि यह बड़े पैमाने पर दल बदल को प्रोत्साहित करती है, जबकि व्यक्तिगत दल बदल का निषेध करती है। ठीक। अयोग्यता से छूट संबंधी 10वीं अनुसूची के प्रावधानों की अयोग्यता से छूट संबंधी 10वीं अनुसूची के प्रावधानों की कड़ी आलोचना इसलिए भी हुई है कि इसका सरकार को अस्थिर करने में बड़ी भूमिका होती है। चुनाव सुधार समिति, दिनेश गोस्वामी समिति ने 1990 की अपनी रिपोर्ट, भारत के विधि आयोग ने अपनी 117वीं रिपोर्ट चुनाव कानूनों में सुधार 1999 तथा संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग ने अपनी 2002 की रिपोर्ट में 10वीं अनुसूची के उस प्रावधान को हटाने की अनुशंसा की है जिसमें दल बदल के मामलों में अयोग्यता से छूट मिलती है। संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग ने यह भी विचार व्यक्त किया कि दल बदल को मंत्री पद अथवा अन्य किसी सार्वजनिक या लाभकारी राजनीतिक पद से हटाकर उसे दंडित किया जाना चाहिए। यह दंड तब तक जारी रहना चाहिए जब तक कि नए चुनाव के पश्चात नई विधायिका का गठन न हो जाए अथवा जब तक वर्तमान विधायिका का कार्यकाल पूरा न हो जाए, दोनों में से जो भी पहले हो। संविधान की कार्यप्रणाली को समीक्षा के लिए गठित आयोग ने यह मत भी व्यक्त किया है कि केंद्र में तथा राज्यों में बड़ी मंत्रिपरिषदों को गठन किया जाता रहा है। इस प्रचलन को कानून बनाकर समाप्त करना चाहिए। केंद्र अथवा राज्य सरकारों में मंत्रियों की संख्या लोकप्रिय सदन की कुल सदस्य संख्या के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रावधान क्या किया गया? 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा मंत्रिमंडल का आकार छोटा रखने, निरहरक लोगों को नागरिक पद धारण करने से रोकने एवं दल बदल विरोधी कानून को सशक्त बनाने के लिए निम्न उपबंध किए गए हैं। पहला, प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा, अनुच्छेद 75। दूसरा, संसद के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का ऐसा सदस्य जो दल परिवर्तन के आधार पर निरहरक ठहराया गया है वह किसी मंत्री पद को धारण करने के भी निरहरक होगा, अनुच्छेद 75। तीसरा, मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार राज्य विधानमंडल की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा, लेकिन मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए, अनुच्छेद 164। राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का ऐसा सदस्य जो दल परिवर्तन के आधार पर निरहरक ठहराया गया है वह किसी मंत्री पद को धारण करने के भी निरहरक होगा। संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का ऐसा सदस्य जो दल परिवर्तन के आधार पर निरहरक ठहराया गया है वह किसी भी लाभ के राजनीतिक पद को धारण करने के भी निरहरक होगा। यहाँ लाभ के राजनीतिक पद का अभिप्राय है केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन ऐसा कोई कार्यालय जिसके लिए वेतन एवं अन्य लाभ संबंधित सरकार द्वारा लोक राजस्व से दिए जाते हों, या किसी निकाय के अधीन कोई कार्यालय चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका स्वामित्व पूर्णतः या अंशतः केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास हो तथा जिसके लिए वेतन एवं अन्य लाभ इस निकाय द्वारा दिए जाते हों, अनुच्छेद 361 ख। 10वीं अनुसूची के उपबंध दल परिवर्तन विरोधी कानून विभाजन की उस दशा में लागू नहीं होंगे जब किसी दल के 1/3 सदस्य उस विभाजित धड़े में शामिल हों। इसका अभिप्राय है कि विभाजन के आधार पर
निरहरकों के लिए कोई संरक्षण नहीं है। अब इस प्रश्न के आंसर का फिर से अध्ययन करें। कुछ वर्षों से सांसदों की व्यक्तिगत भूमिका में कमी आई है, जिसके फलस्वरूप नीतिगत मामलों में स्वस्थ रचनात्मक बहस प्रायः देखने को नहीं मिलती। दल परिवर्तन विरोधी कानून जो भिन्न उद्देश्य से बनाया गया था को कहाँ तक इसके लिए उत्तरदायी माना जा सकता है। दल बदल विरोधी कानून को 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 1985 में पारित किया गया था। इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया। इस कानून के तहत किसी सदस्य द्वारा स्वेच्छा से दल त्याग करने या पार्टी व्हिप की अवहेलना करने की स्थिति में उसकी सदस्यता को रद्द करने का प्रावधान है। इस कानून को लागू करने के सभी अधिकार सदन के अध्यक्ष या सभापति को दिए गए हैं। इस कानून का मुख्य उद्देश्य अवसरवादिता को रोकना एवं राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देना था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य अवसरवादिता को रोकना एवं राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देना था, परंतु यह कानून जनप्रतिनिधियों को किसी मुद्दे पर असहमति एवं व्यक्तिगत मत की स्वतंत्रता से वंचित करता हुआ भी प्रतीत होता है। यह सांसदों को एक विचार, एक मत को मानने पर भी विवश करता है। ये स्थितियां मूलतः लोकतंत्र के आदर्शों से विचलन को प्रदर्शित करती हैं, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि आज जनप्रतिनिधियों को अपना स्वतंत्र विचार बहुत से बंधनों के अधीन होकर देना पड़ता है, जिससे उनकी मौलिकता व सार्थकता समाप्त हो जाती है। पार्टी की विचारधारा एवं मुद्दों को तर्कसंगत बनाने के लिए वे किसी भी कुतर्क की सहायता ले लेते हैं। ऐसे में ये जनप्रतिनिधि चाहे संसद में हो या अन्य किसी सार्वजनिक मंच पर, इन्हें व्यक्तिगत विचारों एवं स्वतंत्रता की तिलांजलि देनी ही पड़ती है, क्योंकि पार्टी की विचारधारा से अलग बोलने या नीतियों के युक्तिपूर्ण होने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने पर इन्हें अपनी सदस्यता खोने का डर बना रहता है। इस संपूर्ण परिघटना में ये प्रतिनिधि अक्सर अपने नेतृत्व का गुणगान करते हैं, चाहे यह नेतृत्व कितने ही निम्न दर्जे का हो। हालांकि दल बदल के कानून के अतिरिक्त अनेक ऐसे कारण हैं जिसके परिणाम स्वरूप सांसदों की व्यक्तिगत भूमिका में कमी आई है, जैसे राजनीति का अपराधीकरण, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, चुनावों के दौरान धन बल का प्रयोग, जातिवादी तथा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण आदि। इन सब के कारण आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग संसद में लगातार पहुंच रहे हैं, जो वैचारिक रूप से अपरिपक्व होने के कारण नीतिगत मसलों में रचनात्मक बहस करने में सक्षम नहीं होते। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इस कानून ने सांसदों की व्यक्तिगत भूमिका पर कुछ प्रभाव अवश्य ही डाला है, परंतु भारत की राजनीतिक प्रणाली में दलों की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नीतिगत मामलों में बहस अक्सर दलीय विचारधाराओं एवं क्षेत्रीय मुद्दों द्वारा प्रभावित होती है। फिर से कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इस कानून ने सांसदों की व्यक्तिगत भूमिका पर कुछ प्रभाव अवश्य ही डाला है, परंतु भारत की राजनीतिक प्रणाली में दलों की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नीतिगत मामलों में बहस अक्सर दलीय विचारधाराओं एवं क्षेत्रीय मुद्दों द्वारा प्रभावित होती है, न कि व्यक्तिगत विचारों से। इसलिए दल बदल विरोधी कानून का प्रभाव आंशिक रूप से ही दिखाई देता है। नमस्कार, जय हिंद।